हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आज आपको मैं इस कंसेप्ट में बताऊंगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या समानताएं होती हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बच्चों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या मतलब समानताएं होती हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में बेटे क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है सिमिलरिटीज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है 12th फिजिक्स में। ठीक है, तो भाई तो हम अगर सिमिलरिटीज की बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, दोनों ही किसमें लाई करते हैं? बोथ एक्ट इन अ वैक्यूम। जो कि किसमें एक्ट करते हैं? वैक्यूम में। पहला तो भाई ये हो गया। अगर आपसे भाई पूछा जाए सिमिलरिटीज बताओ, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो दोनों ही क्या करते हैं? वैक्यूम में एक्ट करते हैं। ठीक, अब बेटा आपने लोगों ने तो पढ़ा देते कि भाई वैक्यूम आप लिख देते हैं, तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? ठीक है, इस वीडियो में आपको जो भी मतलब नया वर्ड आएगा उसके बारे में आपको मतलब भी इसका बताया जाएगा। तो अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी सुन लेते हैं तो सिर्फ आपका ये एक क्वेश्चन ही नहीं क्लियर होगा, आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटे, तो वीडियो को हमारे अंत तक बने रहें, लास्ट तक देखते रहें। तो भाई वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जिसमें मैटर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, नो मैटर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जिसमें कि भाई हमारा जो मैटर होता है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, या जहां पर प्रेशर बेटा क्या हो बेटे? बहुत ही लो हो। ठीक है, तो आपसे अभी सीख गए कि भाई वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहां पर मैटर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, या फिर प्रेशर बेटे क्या हो वहां पे? स्लो हो। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि बेटे बोथ आर सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव फोर्सेज। अच्छा, कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो एक तो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, मतलब जो सेंटर पे लाई करते हैं। समझ गए आप सेंट्रल का मतलब? सेंट्रल फोर्सेज ऐसे फोर्सेज होते हैं जो हमारे क्या करते हैं बेटे? सेंटर पे लाई करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक लिखा है बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक है, तो पहला आपने बेटे क्या सीखा? हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि भाई बोथ एक्ट इन अ वैक्यूम। की भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां पे बेटे लाई करते हैं? बोलो, वैक्यूम में लाई करते हैं। ठीक है बेटे, दूसरे में हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई बोथ फोर्सेस कौन से होते हैं? सेंट्रल होते हैं, और कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। सेंट्रल का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे ही क्या होता है बेटे? डिपेंड होता है, और इसके साथ ही साथ उसमें पाथ का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जिसमें जो वर्क डन बाय दैट फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे ही क्या करता है बेटा? इन्वॉल्व होता है या डिपेंड होता है, लेकिन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। मतलब उसका रास्ते से कोई भी उसका मतलब नहीं होता है। इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कि भाई द वर्क डन बाय दैट फोर्स डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन एंड नॉट डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मास। कि भाई एक बार फिर से कह देते हैं, सेंट्रल वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका जो वर्क डन बाय दैट फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, उसका पाथ से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है बेटे, और अब हम बात करेंगे अगर भाई फोर्सेस हमारे 2 तरह के होते हैं, होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हमने भाई कंजर्वेटिव बता दिया तो हम थोड़ा सा ये भी बता देते हैं, तो अभी आप थोड़ा बहुत सीख जाएं। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका जो है वर्क डन बाय दैट फोर्स होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। दोनों दूसरे के क्या होते हैं बेटे? अपोजिट होते हैं। पहला वाला क्या होता है? सिर्फ कंडीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, और जो भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा, तो भाई आपको मैंने तीनों पॉइंट अब आपके बहुत ही अच्छे से मेरे मानना है क्लियर हो गए होंगे। अच्छा बेटे, तो अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। पहला दूसरा आपका क्लियर हो गया होगा, माफ कीजिएगा। बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की। भाई जो हमारे दोनों फोर्सेस होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो भाई यही तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है बेटे, है बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है Gm1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/R स्क्वायर, जहां पे F मतलब होता है फोर्स और R होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक बेटे, तो ये आपका क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आप ये चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जब आप फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से सीखने को
मिलेगा। ठीक है, तो F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या होता है बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर, ये क्या होता है बेटे ग्रेविटेशन फोर्स होता है। दोनों आप देख लीजिए, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या होता है बेटे इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। ये दोनों इसको क्या करते हैं बेटा फॉलो करते हैं। मेरा मानना है तीनों आप इन्वॉल्वमेंट जो इसका मैंने आपको बताया था सिमिलरिटी मतलब समानता, वो आप बेटे सीख गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि बोथ प्रोपोगेट विद फाइनाइट स्पीड c, मतलब इनका जो प्रोपोगेशन होता है और या जो उनकी स्पीड होती है वो क्या होती है बेटे सेम होती है। जिस स्पीड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चलते हैं उसी स्पीड से क्या चलते हैं बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स बेटे चलते हैं। ठीक है, तो भाई ये सिमिलरिटीज थी। इससे मतलब वैसे बताने को तो भाई जैसे थोड़ा, लेकिन भाई अब हम अगर भाई का कोई वर्ड आया वैक्यूम आया सेंट्रल आया कंजर्वेटिव फोर्स आया तो भाई बताना तो बनता है कि भाई असल में ये होते क्या है। अगर कंजर्वेटिव की अगर हम बात करें तो भाई कंजर्वेटिव का मतलब इसमें ये है कि जिसमें एनर्जी कंजर्व रहे, नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी कंजर्वेटिव फोर्स में और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। तो भाई मैंने आपको अभी भी बताया था कि इससे आपके कम से 2 से 3 कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू में भी आपको बेटे बहुत ही इसमें हेल्प मिलेगी। तो मेरा मानना है आप इसमें सिमिलरिटी बेटा बहुत अच्छे से सीख करोगे। ऐसे ही मैं आपको बिल्कुल हंसते खेलते जो है आपको डिफरेंस बता दूंगा, जिससे आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे, बस तब तक बोर्ड बस साफ हो जाए। ठीक है, सिमिलरिटीज आपको बिल्कुल मुझे लगता है रखी गई होंगी कि भाई वैक्यूम में लाई करते हैं या वैक्यूम में एक्ट करते हैं ये फोर्सेस। ठीक है, दूसरे भाई मेरे क्या होता है ये सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तीसरा भाई मेरे क्या हो गया ये दोनों जो है भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। आप चाहे फॉर्मूला लिख के आप समझा सकते हैं। और भाई इनकी जो प्रोपोगेशन ऑफ स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा सेम होती है। अब तो भाई रटी गए होंगे बिल्कुल ऐसे हंसते खेलते। मैं आपको क्या बता दूंगा इनके डिफरेंस भी बता दूंगा। ठीक है, तो अब हमारी हेडिंग पड़ेगी कि भाई डिफरेंस। और जब भी भाई डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस भाई मेरे डिफरेंस अगर हम लोग को लिखना होता है तो हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहां पे हम लोग लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बेटा एक तरीका होता है लिखने का। ठीक है, हाँ तो भाई अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर। वो तो समानताएं थी कि भाई दोनों कैसे मतलब एक जैसे, ये क्या है बेटा अंतर है। अगर हम बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ठीक है, हाँ तो भाई अगर हम बात करें कि भाई मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भाई मेरे अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और बेटे क्या होता है बेटे रिपल्सिव फोर्स भी होता है। ठीक है, अच्छा और लेकिन एक मिनट रुक जाएगा बेटे प्लीज। हाँ तो भाई जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है, लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये पॉइंट मुझे दूसरे पे बताना चाहिए था लेकिन मैंने उसे पहले पे बता दिया है। क्या सीखेंगे, क्या समझ में आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भाई अट्रैक्टिव भी हो सकता है और बेटे रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक, तो जी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बेटे क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, और भाई ये हमारा जो है इट इज ट्रू फॉर टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, और ये वाला जो है इट इज ट्रू ओनली 2 पॉइंट चार्जेस। हाँ तो भाई हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कहां पर लगता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है। और ये सिर्फ क्या लगता है कि यूनिवर्स की 2 बॉडीज में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मतलब क्या सीखे हम लोग कि भाई ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज हम लोग कहां कर लेते हैं, चार्जेस में लगा देते हैं। ठीक है, और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कहां पे हमारा इस्तेमाल हो जाता है, फॉर 2 बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है भाई, और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज डिपेंड ऑन द मीडियम, कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये एक बेटे मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, दैट इज पेपर हो गया, वैक्स हो गया, ठीक है,
या सीधे सीधे डिपेंड्स ऑन द मीडियम आप के भी लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये जैसे ये मीडियम बहुत तरह के होते हैं, ऑन द मीडियम दैट इज के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है भाई, क्या सीखे हम लोग कि भाई अब हम पहले से फिर से बता देते हैं एक बार कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव होगा। इसका कैरेक्टर दोनों तरह का होता है कि हम अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्स भी कर सकते हैं। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी भी यूनिवर्स में जो दो बॉडीज है उसके लिए बेटा वैलिड होता है या ट्रू होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही ट्रू होता है। अच्छा, ये जो है इट इज डिपेंड ऑन द मीडियम, और भाई ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये एक मीडियम पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है बेटे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहां पर जो G होता है ये क्या होता है बेटे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और आपने ये पढ़ा होगा बचपने से ही कि जो हमारी कोई चीज अगर कांस्टेंट होती है तो वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पर ये G आ जाता है, जो कि G हम लोग कह देते हैं बेटे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने ये पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए आप आज से सीखेंगे कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है बेटे, मतलब जो किसी भी मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा चौथे पॉइंट की, इट इज, ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स, कि भाई ये जो फोर्स होता है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और इसकी अगर हम बात करें इट इज वीक फोर्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बेटे, आप, मुझे लगता है आप तो बहुत अच्छे से मैंने आपको एक चीज बिल्कुल एक्सप्लेन करी है कि जहां पर भी कोई वर्ड आता है वो मैं आपको क्या कर देता हूं, एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि भाई ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बेटा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होता तो वीक फोर्स है, लेकिन वो किसके कंपैरिजन में वीक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो आप बेटे क्या लिखेंगे कि इट इज वीक फोर्स एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और जैसे बाकी तो मुझे लगता नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ बाकी तो कोई इसमें है नहीं। ठीक भाई, मैंने आपको इसमें लगभग मान के चलिए कि सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज मैंने आपको बताया, डिफरेंस बता दिया। इसके साथ मैंने आपको थोड़ा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बता दिया, वैक्यूम के बारे में भी मैंने आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब बता दिया है, सेंट्रल फोर्सेस के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। अगर हम रेशियो की बात करें तो भाई मेरे ये लगभग जो रेशियो इनका होता है ये लगभग मेरे हिसाब से शायद 10 की पावर 34, रेशियो 10 की पावर 36 और रेशियो 10 की पावर 30 है। ये बेटा होता है ये होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ये होता है न्यूक्लियर फोर्स का। तो ये जो है ये आपका एक रेशियो होता है जो कि, ठीक है, तो लगभग ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो मैंने लगभग आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में ग्रेविटेशन फोर्स और इसका सिमिलरिटीज वगैरह मैंने बताया, जो कि आपका अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूं कि मैंने मतलब हमारी प्ले लिस्ट में आपको आपकी दो बुक्स हैं, एक पार्ट फर्स्ट है एक पार्ट सेकंड है। मैंने बिल्कुल पार्ट फर्स्ट को मतलब अलग अलग पार्ट में बताया है। एक वीडियो मेरी पार्ट 45 मिनट्स की है और एक 33 मिनट्स की मेरी सेकंड वीडियो है। पार्ट नंबर फर्स्ट में जो है लगभग मैंने 1 to 8 आपको A to Z बताया गया है कि कैसे आपका पेपर जो है कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ सेकंड पार्ट में आपकी जो 9 to 14 जो है सेकंड बुक, उसमें मैंने आपको पूरा बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वो वीडियो आप क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को भी आप प्लीज बहुत अच्छे से देखें, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को अगर बेटा अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है, कि कैसे आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी या कैसा मेरा आपको पढ़ाने का तरीका लगा। ठीक है बेटे, ऐसे ही आप लोग अपने अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। तब नमस्ते, बाय बाय।